दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा आयुर्वेद चिकित्सा की क्या विशेषता है, आयुर्वेद चिकित्सा को क्यों अपनाना चाहिए के बारे में। आयुर्वेद चिकित्सा को क्यों अपनाया जाए या आयुर्वेद चिकित्सा की विशेषताएं। दोस्तों आप जानते हो कि हर चिकित्सा की अपनी कुछ विशेषताएं एवं दोस्तों कुछ कमियां भी होती है। दोस्तों जब हम अच्छाइयों और बुराइयों की बात करते हो तो दोस्तों जो चीज़ें अधिक मात्रा में या दोस्तों अनुपात में अधिक होती है उसे ही समाज स्वीकार करता है। इसीलिए दोस्तों आयुर्वेद को आज भी भारत के साथ पूरा विश्व इसे स्वीकार कर रहा है। और दोस्तों आज वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया है कि अगर आपको तन मन से या दोस्तों शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ सुखी 100 साल तक बने रहना है तो दोस्तों आपको आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद चिकित्सा की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि यह विश्व की एकमात्र ऐसी अनोखी अद्भुत चिकित्सा पद्धति है जो कहती है कि आप बीमार ही न पड़ो। अर्थात दोस्तों आप अपना आहार विहार को ठीक संतुलित कर प्रकृति के नियमों का सख्ती से पालन कर 100 साल तक स्वस्थ बने रहो। और दोस्तों अगर किसी कारण से या दोस्तों पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण रोग हो ही जाए तो दोस्तों आप प्रकृति के नियमों को सख्ती से अपनाकर जैसे आहार विहार को ठीक कर संतुलित कर, आचार विचार को ठीक कर संतुलित कर, योग प्राणायाम ध्यान व्यायाम अपनाकर और दोस्तों आवश्यकता पड़ने पर कुछ आयुर्वेदिक हर्बल आदि ऐसी आयुर्वेद की दिव्य दवाइयों को लेकर जिनका कि दोस्तों कोई भी बुरा प्रभाव या साइड इफेक्ट हमारे शरीर स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता। इसलिए दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की चिकित्सा को क्यों अपनाया जाए या दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा की क्या क्या विशेषताएं हैं के बारे में। दोस्तों आप जानते हो कि आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा करते समय विशेषज्ञ कुछ बातों का विशेष ध्यान देते हैं तथा इस चिकित्सा पद्धति को अपनाने से हमें कुछ विशेष लाभ भी मिलते हैं जो निम्न है। नंबर एक संपूर्ण व्यक्तित्व की चिकित्सा। दोस्तों इस पद्धति के अनुसार चिकित्सा करते हुए वैद्य केवल रोगग्रस्त अंग अथवा दोस्तों केवल रोग के लक्षणों को ही नहीं देखता बल्कि दोस्तों इसके साथ साथ रोगी के मन शारीरिक प्रकृति आत्मा एवं वात पित्त कफ दोषों मलों और धातुओं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा एवं शुक्र की स्थिति को भी ध्यान में रखता है। दोस्तों यही कारण है कि एक ही रोग होने पर भी दोस्तों अलग अलग रोगियों की औषधियों में भिन्नता पाई जाती है। नंबर 2 रोगों का मनोदेहिक स्वरूप। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार यह मान्यता है कि कोई भी रोग केवल शारीरिक या केवल मानसिक नहीं हो सकता। दोस्तों शारीरिक रोगों का दुष्प्रभाव मन पर पड़ता है तो दोस्तों मानसिक रोगों का कुप्रभाव या दुष्प्रभाव शरीर पर। अतः दोस्तों किसी भी रोग की चिकित्सा करते समय मन और शरीर दोनों का सर्वथा पृथक नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि दोस्तों सभी रोगों को मनोदेहिक साइकोसोमेटिक रोगों के रूप में मानकर ही चिकित्सा की जाती है। क्योंकि दोस्तों महर्षि चरक के अनुसार वातज पित्तज कफज तथा मानसिक सभी रोगों का एक ही मूल कारण है वह है प्रज्ञापराध यानी जानबूझकर कोई गलती करना प्रज्ञापराध। महर्षि चरक प्रज्ञापराध के बारे में क्या कहते हैं। धी धृत स्मृत विभ्रष्ट कर्मयत कुरुत शुभम प्रज्ञापराधम ता विद्यात सर्वदोषा प्रकोपणम। अर्थात दोस्तों धी यानी बुद्धि धृति यानी धैर्य और स्मृत यानी स्मृत शक्ति के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है तब दोस्तों सभी शारीरिक और मानसिक दोष प्रकोपित होते हैं यानी रोगों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों इन अशुभ कर्मों को प्रज्ञापराध कहा जाता है। दोस्तों जो प्रज्ञापराध करेगा उसके शरीर और स्वास्थ्य की हानि होगी और दोस्तों वहाँ रोगग्रस्त ही होगा। तो इन औषधियों
का मूल स्रोत वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां है। पशु जगत से प्राप्त पदार्थ जैसे गौमूत्र, गाय का मूत्र, गौदूग्ध, गाय का दूध, घी आदि, धातु, मेटल्स आदि प्राकृतिक पदार्थ है। दोस्तों, इनमें किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ, केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। अतः दोस्तों, ये औषधियाँ हमारे शरीर पर किसी प्रकार का विषैला या बुरा प्रभाव, साइड इफेक्ट नहीं डालती। दोस्तों, आजकल एलोपैथिक चिकित्सक वर्ग सोना, तांबा आदि धातुओं से तैयार इन औषधियों के प्रयोग से एक प्रकार का भय दिखाते हैं, परंतु दोस्तों, इन औषधियों में धातु एवं कुछ विषैले वनस्पति पदार्थों जैसे कुचला, भिलावा, आंक, भंगा आदि का प्रयोग सीधा इसी रूप में नहीं लिया जाता। दोस्तों, इन औषधियों के रूप में प्रयोग करने से पहले अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से इन पदार्थों के विषैले प्रभाव को दूर किया जाता है, यानी इनका शुद्धिकरण किया जाता है, इनको शुद्ध किया जाता है तथा दोस्तों, इन्हें इस योग्य बना लिया जाता है कि ये हमारे शरीर के सभी धातुओं में आसानी से घुल मिल जाए। इस प्रकार दोस्तों, ये सब पदार्थ हानिकारक न होकर बहुत लाभकारी, गुणकारी सिद्ध होते हैं। नंबर 3, आयुर्वेद की प्रत्येक औषधि एक रसायन का रूप। दोस्तों, रसायन माने जो आपकी शरीर को हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त बनाती है। दोस्तों, प्रत्येक आयुर्वेदिक औषधि अपने आप में एक टॉनिक या रसायन का कार्य करती है, क्योंकि दोस्तों, ये किसी न किसी रूप में मन एवं शरीर को पोषण प्रदान करती है। यही कारण है कि दोस्तों, इन औषधियों का प्रयोग रोगी के साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों, जहां ये रोगी के रोग को दूर करती है, वही दोस्तों स्वस्थ व्यक्ति का पोषण भी करती है, स्वस्थ व्यक्ति को हष्ट-पुष्ट, तंदुरुस्त और बनाती है, और दोस्तों रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास करती है। जैसे दोस्तों च्यवनप्राश, चंद्रप्रभा बट्टी आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। रोग प्रतिरोधी औषधियों व पथ्य पर महत्व। दोस्तों, इस पद्धति में इस बात पर बहुत अधिक बल दिया जाता है कि व्यक्ति में रोग प्रतिरोधी शक्ति का विकास हो, जिससे दोस्तों उस पर रोग का आक्रमण न हो। दोस्तों, यही कारण है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए आहार संहिता, भोजन से संबंधित आहार के नियम आदि तथा आचार संहिता विभिन्न ऋतुओं, दिन रात या दैनिक दिनचर्या में आहार विहार संबंधी आचरण आदि के बारे में बहुत ही विस्तार से एवं बहुत ही सूक्ष्म वर्णन आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में किया गया है। नंबर 5, पथ्य, आहार एवं सात्म का महत्व, यानी पथ्य अपथ्य का महत्व। दोस्तों, आयुर्वेद में उन भोज्य एवं पेय पदार्थों के सेवन पर अधिक बल दिया गया है जो रोगी की प्रकृति एवं स्वास्थ्य के अनुकूल हो तथा दोस्तों जो रोग को दूर करने में सहायक हो। दोस्तों, इसके विपरीत उन पदार्थों के सेवन का निषेध किया गया है, उनको खाने की मनाही की गई है जो रोगी की प्रकृति के अनुकूल न पड़ते हो तथा दोस्तों रोग को बढ़ाने वाले हो। दोस्तों, इससे जहां स्वस्थ व्यक्ति रोगों के आक्रमण से बचा रहता है, वही दोस्तों रोगी का रोग दूर हो जाता है। नंबर 6, निदान के सरल व सस्ते उपाय। निदान यानी इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, आधुनिक चिकित्सा पद्धति में तब तक रोग की चिकित्सा प्रारंभ नहीं की जाती जब तक दोस्तों अनेक प्रकार के परीक्षण या इन्वेस्टिगेशन न करवा लिए जाए। दोस्तों, इससे जहां रोगी को शारीरिक एवं मानसिक परेशानियां होती है, वही दोस्तों धन का भी बहुत व्यय करना पड़ता है। दोस्तों, इसके विपरीत आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में एक कुशल वैद्य केवल नाड़ी आदि का परीक्षण करके ही रोग का निदान कर लेता है, जिससे अनावश्यक शारीरिक मानसिक परेशानियों व पैसों के व्यय से बचा जा सकता है। नंबर 7, रोग का जड़ से उन्मूलन, यानी रोग को जड़ से निकालना, खत्म करना। दोस्तों, इस पद्धति के माध्यम से इस प्रकार से उपचार किया जाता है जिससे रोग के मूल कारणों को ही नष्ट कर दिया जाता है। केवल दोस्तों रोग के लक्षणों को दूर करके ही रोगी को आराम नहीं पहुंचाया जाता।
दोस्तों जब तक रोग के कारण ही नष्ट हो जाते हैं तो दोस्तों रोग सदा के लिए समाप्त हो जाता है। नंबर 8, प्राचीन परंपरा का संरक्षण। दोस्तों आयुर्वेद चिकित्सा से हमारे ऋषियों की सहस्रों वर्ष पुरानी धरोहर सुरक्षित है। अतः दोस्तों हम अपनी संस्कृति विरासत का संरक्षण इस आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से कर सकते हैं। नंबर 9, औषधियों की सरलता पूर्वक उपलब्धि एवं कृत्रिमता से दूरी। दोस्तों चूंकि अनेक आयुर्वेदिक औषधि हमारी रसोई घर एवं घर के आसपास बाग बगीचों में ही उपलब्ध हो जाती है, अतः दोस्तों उनको प्राप्त करना बहुत ही सरल है। दोस्तों इसके अतिरिक्त इनके लिए हमें प्रकृति से जुड़ना पड़ता है, अतः दोस्तों कृत्रिम जीवन से हम हमेशा दूर रहते हैं। नंबर 10, विदेशी मुद्रा की बचत। दोस्तों अपने देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी इन औषधियों का प्रयोग बहुत ही लाभकारी गुणकारी है, क्योंकि दोस्तों ये सभी औषधियाँ अपने ही देश में बड़ी सरलता से उपलब्ध हो जाती है। अतः दोस्तों इनको विदेशों से मंगवाने के लिए विदेशी मुद्रा को खर्च भी नहीं करना पड़ता। दोस्तों इसके विपरीत विदेशों में इनका प्रचलन होने से बढ़ने के कारण दोस्तों विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। और दोस्तों आज आयुर्वेद की दवाइयाँ पूरे विदेशों में लोग अपना रहे हैं, खा रहे हैं, जिस कारण हमें इसका भी फायदा मिल रहा है। नंबर 11, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति योग व धर्म की पूरक। दोस्तों जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि आयुर्वेद वस्तु जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करती है, यानी जीवन जीने की कला सिखाती है। अतः दोस्तों इसे हम अपने धर्म से अलग नहीं कर सकते। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य ही जीवन के उद्देश्य की चार पुरुषार्थ जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्त करना है। दोस्तों आयुर्वेद में बताए गए नियमों और सिद्धांत योग के अभ्यास में भी सहायक है। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली अपने आप में सबसे भिन्न और हमारी जीवन पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। दोस्तों इसे हम अपने से पृथक कभी नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों आयुर्वेदिक जीवन पद्धति हमारे घर में हमारे संस्कारों में आज भी घुसा पड़ा है, जिसे दोस्तों हर भारतीय या दोस्तों हर इंसान जाने अनजाने अपना रहा है। और दोस्तों इस पद्धति से अपने को तन मन से स्वस्थ बनाने में लगा हुआ है। और दोस्तों जब पूरे विश्व की अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ फेल होती जा रही है, दवाइयाँ अपना प्रभाव दिखाना कम कर रही है या इनका प्रभाव नहीं हो रहा है, बंद हो रहा है, दोस्तों लोग शारीरिक से ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं या है दोस्तों रोग ग्रस्त है। उस स्थिति में दोस्तों यहाँ प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति अपने नियमों योग प्राणायाम ध्यान व्यायाम आयुर्वेदिक की दिव्य औषधियों दवाइयों के माध्यम से विश्व को स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है, विश्व को तन मन से सुखी संपन्न बना रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।